उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। एक खूबसूरत मॉडर्न आर्किटेक्चर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने विला में, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उस विला को बनाने में बहुत सारा पैसा लगा होगा। उस विला की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। उस विला के एंट्रेंस से लेकर पूरे विला में प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड काले सूट पहने बॉडीगार्ड एक डिसिप्लिन में खड़े थे। उस विला के पोर्च में कई महंगी और लग्जरी कार और गाड़ियां खड़ी थी। इस एंट्रेंस से होते हुए एक बड़ा गार्डन था। गार्डन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। विला के अंदर सर्विस स्टाफ अपनी यूनिफॉर्म में डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए अपना काम कर रहे थे। विला बाहर से जितनी लग्जरियस दिखाई दे रही थी, उतना ही अंदर से भी लग्जरियस था। एंटर होते ही बहुत बड़ा हॉल, लिविंग रूम से होते हुए ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियां, हॉल में भी ऊपर जाने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी। लिविंग रूम से होते हुए जाने वाली सीढ़ियां सीधे गैलरी से होते हुए जाती थी। फिलहाल वहाँ जितने भी कमरे थे सब बंद थे, मतलब वहाँ कोई नहीं रहता था। और हॉल से जाने वाली सीढ़ियां एक लंबे गैलरी से होते हुए कई कमरों से गुजरती थी। एक कमरे का डोर ओपन था। उस कमरे के अंदर से लाउड म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर एक लड़का जोर जोर से गाना गा रहा था। उस लड़के की हाइट 5 फुट 12 इंच थी और उसकी स्लिम पर्सनालिटी थी। उसके बाल परफेक्ट हेयर कट में कटे हुए थे और कुछ बाल माथे पर आ रहे थे। क्योंकि वो गाने के साथ साथ नाच भी रहा था, तो उसके बाल उसके माथे पर आ गए थे। उसने सिर्फ टॉवल ही पहन रखा था। उसकी आंखें नशीली थी। उसका चेहरा एकदम परफेक्ट था और उसकी मुस्कान कातिलाना थी। नाचते नाचते उसे होश ही नहीं रहा। अचानक से उसका टॉवल खुल गया। उसने जल्दी से पकड़ लिया और अपनी कमर पर लपेट लिया और बोला, ओ माय गॉड, अभी मेरी इज्जत उतरने वाली थी। तभी पीछे से आवाज आई, फिर टॉवल पहनकर नाच क्यों रहे हो? अपने आप को क्या रणबीर कपूर समझ रहे हो जो टॉवल डांस कर रहे हो? उस लड़के ने उस आवाज की तरफ पलट कर देखा। एक लड़का सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगा रखा था और नीले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था। उसकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल उस लड़के की तरह थी। बस फर्क ये था कि टॉवल वाला लड़के के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस नहीं थे, जबकि उस लड़के के चेहरे पर पूरी दुनिया का सीरियसनेस भरा हुआ था। उस लड़के को देखकर वो लड़का बोला, ओ ब्रदर अमर्त्य, एक ही बार तो जिंदगी मिलती है, उसमें भी आप हमारी सौतन के साथ बिजी हैं। ऑफिस को छोड़कर अपनी आंखें खोलकर देखें, वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। पर आपको कौन बताए, आपको ऑफिस और हमारी सौतन के साथ बिजी रहना है। अमर्त्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्युतन, तुम्हें नहीं लगता अब तुम 25 के हो चुके हो? तुम्हें भी ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्युतन धीरे से खुद से बोला, ऑफिस? और मैं? ऑफिस को देखकर मुझे चक्कर आते हैं। वो आगे बोला, डोंट वरी ब्रदर, मुझे ऑफिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे कंपनी नहीं संभालना है, मेरे अपने ही गोल्स हैं। अमर्त्य तंज कसते हुए बोला, अभी जैसे टॉवल पहनकर नाच रहे थे, वही तुम्हारा गोल है? अच्युतन अपने बालों को झटकते हुए बोला, लुक एट ब्रो, आपको नहीं लगता कि मैं कंपनी में काम करने के लिए नहीं बना हूँ? लुक एट मी, माई पर्सनालिटी लाइक हेवन प्रिंस, एंड मेरा ड्रीम आप जानते हैं, और आपको तो पता ही है मैं अपना ड्रीम नहीं छोड़ने वाला। अंडरस्टैंड? अमर्त्य ने उसे देखा और कहा, ओ रियली ब्रदर? अच्युतन, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये बात मॉम को बतानी चाहिए? अच्युतन हंसते हुए बोला, अब ब्रो, अब दी नहीं है, इसलिए आप मुझे मॉम की धमकी दे रहे हो? ग्रेट, बट मैं नहीं डरता मॉम से। सो मिस्टर अमर्त्य प्रजापति महोदय, मुझे आप ऐसी धमकी ना दें। अमर्त्य को कुछ याद आया। वो बोला, अभी का कुछ पता चला? उसने लगभग 2 महीने से हमें कोई कांटेक्ट नहीं किया है। तुम दोनों एक जैसे हो, इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझते। अच्युतन बोला, हे ब्रदर कूल, हम बच्चे नहीं है यार। शी इज डॉटर ऑफ कृपा चौहान एंड अरण्य प्रजापति। अरे भाई, उत्तराखंड में चौहान और प्रजापति का राज चलता है। उनके घर की बेटी को कौन हाथ लगाएगा? और वैसे भी दी किसी डायनामाइट से कम थोड़ी ना है। जस्ट चिल। अरे मैं किसको कह रहा हूँ जो अपनी लाइफ में कभी चिल ही नहीं करता। वो कपड़े पहनने चला गया। अमर्त्य ने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फोन स्विच ऑफ था। वो बोला, लिटिल सिस्टर, वेयर आर यू? अच्युतन चेंजिंग रूम से झांकते हुए बोला, हे ब्रदर, फ्री का एक एडवाइस दे रहा हूँ, बदले में आप चाहो तो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे न्यू स्पोर्ट्स कार खरीदनी है। अमर्त्य ने उसे घूर कर देखा। अच्युतन बोला, हे ब्रदर, डोंट एंग्री विद मी, आई एम योर लिटिल ब्रदर, जस्ट कूल। वेल, एडवाइस था कि आप जरा मुस्कुराया करो। ऐसे शक्ल पर सीरियस एक्सप्रेशंस लेकर घूमोगे तो कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी? आपकी शादी की उम्र हो गई है, मुस्कुराया करिए, इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। अमर्त्य ने पेपर वेट पकड़ा और फेंक कर मारा। अच्युतन ने जल्दी से अपना सिर अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। पेपर वेट दरवाजे को लगा। अच्युतन ने दरवाजा खोला और सिर बाहर निकालकर जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए बोला, ब्रदर मिस हो गया। तभी उसके सिर पर जूता आकर लगा और उसकी सारी हंसी गायब हो गई। अमर्त्य ने अपना जूता निकालकर उसे फेंक कर मारा था। अच्युतन बोला, हे इट्स चीटिंग। उसने अपना सिर अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। और कुछ देर बाद वो तैयार होकर जल्दी से नीचे गया और एक कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाजे पर लटकते हुए बोला, डैडी, मॉम नहीं है ना? अंदर से आवाज आई, आ जाओ। नहीं है। अच्युतन कूदते हुए अंदर चला गया। अंदर सोफा पर एक आदमी बैठा हुआ था और
उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। उस आदमी ने खुद को इस तरह मेंटेन कर रखा था कि उसकी उम्र का पता नहीं चल रहा था। वो काफी यंग दिखाई दे रहे थे और बहुत हैंडसम लग रहे थे। अच्युतन उनके पास बैठ गया और उनके कंधे पर लटकते हुए बोला, डैडी। वो उनके डैड अरण्य प्रजापति थे। वो बोले, अपने शब्दों को ज्यादा चाशनी में डुबोने की जरूरत नहीं है। फिर से अपने भाई को फ्री का एडवाइस दिया ना। कितनी बार कहा है, वो अपनी माँ का बेटा है, अपनी माँ की तरह खड़ूस। ये सुनकर अच्युतन बोला, अच्छा यू नो व्हाट डैड, एक बात बताओ, दी हमेशा गायब रहती है, आपने कभी पूछा नहीं उनसे वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है? अरण्य बोले, देखो माय बॉय, अभी पर हम कोई भी चीज थोप नहीं सकते। वो बचपन से जिद्दी रही है और ऊपर से प्रजापति खानदान की इकलौती बेटी है। और वैसे भी वो कुछ गलत काम नहीं करती है। उसे अकेले रहना पसंद है। पर इस बार उसने कांटेक्ट भी नहीं किया। 2 महीने हो गए। तुम्हारी मॉम को पता चला ना, या अगर वो घर आ गई तो तुम्हारी माँ के प्रकोप से उसे कोई बचा नहीं सकता। अच्युतन बोला, डैडी एक काम क्यों नहीं करते, भाई के हाथ पीले कर दीजिए। वैसे भी 32 के हो चुके हैं और कंपनी भी संभाल रहे हैं, सब सेट है। बस उनकी जिंदगी में उनकी धर्मपत्नी की कमी है। बस बात इतनी है कि वो सड़ी हुई शक्ल लेकर घूमते हैं। पर कोई बात नहीं, भाभी के आ जाने के बाद सब पटरी पर आ जाएगा। अरण्य कुछ सोचते हुए बोले, बेटा वो तो तुम्हारी माँ के कहने पर शादी कर ही लेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी बहन है, उसकी शादी पहले करवानी है। वो किसी से शादी नहीं करने वाली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, उसकी शादी। अच्युतन बोला, हो सकता है कि उन्होंने किसी को पसंद किया हो। आपने आगमन को कॉल किया था ना, क्या जवाब दिया? अरण्य बोले, वही पुराना जवाब, उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। तुम्हारी मॉम ने अपने लोगों को उसे खोजने के काम में लगा दिया है। अगर मिल गई तो तुम्हारी बहन को कोई नहीं बचा सकता। अच्युतन कुछ सोचते हुए बोला, डैडी वैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, पर आप मम्मी को मत बताना, वरना वो मुझे जाने ही नहीं देगी। अरण्य बोले, कितने दिन के लिए? अच्युतन सोचते हुए बोला, वहां पर पहुंचने के बाद पता चलेगा। वो चला गया। मुंबई में रात के वक्त ब्लू हेवन बार में अर्थ और वो साया बार काउंटर के पास बैठे थे। उस साय ने अब भी अपना फेस मास्क से कवर कर रखा था और अर्थ गटागट शराब के छोटे ग्लास खाली किए जा रहा था और बकवास किए जा रहा था। वो साया चिढ़कर बोला, स्टॉप इट अर्थ, आर यू मैड? यस आई एम मैड, एनी प्रॉब्लम? अर्थ नशे में कहने लगा। वो साया बोला, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, सोचकर आया, पर तुम तो यहाँ शराब पी रहे हो। अर्थ को पूरी तरीके से चढ़ गई थी। वो बोला, मेरी बीवी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ही बुलाया है। वो साया जल्दी से बोल पड़ा, क्या तुमने उसके बारे में पता लगा लिया? मुझे पता था तुम पता लगा सकते हो, बताओ क्या पता चला? जरूर वो भी अंतरा। अर्थ एक और ग्लास खाली करते हुए बोला, उसने मुझे मारा और काटा भी। ये कहते ही वो अपने माथे पर लगी सूजन को और अपने गाल को दिखाने लगा। वो साया उसके सिर पर जोर से मारकर बोला, मुझे क्यों बता रहे हो? उससे शादी करने की बात तो बताया नहीं। ये तुम दोनों का पर्सनल प्रॉब्लम है, तुम दोनों जानो। मुझे क्यों बता रहे हो? अब वो तुम्हें मारे या फिर काटे? अर्थ बोला, तुम्हें पता है वो मुझे प्यार ही नहीं करती। वो साया झल्लाते हुए बोला, तो मैं क्या करूं? वो तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं उसका बाप नहीं हूं जिसे तुम ससुर समझकर शिकायतें लगा रहे हो। नहीं करती तो नहीं करती प्यार। तुम कौन सा उससे प्यार करते हो जो इतना पैनिक हो रहे हो? तुम्हें कब से इतना फर्क पड़ने लगा? अर्थ ने उसे देखा और रोते हुए बोला, तुम कमाए हो ना, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो 0.001% भी रोमांटिक नहीं है, ना खुद प्यार करती है ना मुझे करने देती है। अब उस साये को गुस्सा आ गया। वो उसके हाथ से ग्लास छीन कर बोला, बहुत हुआ, शराबी की तरह शराब पीकर बकवास किए जा रहे हो। तुम्हारी बीवी बता रहा हूँ छोड़कर चली जाएगी, उससे दिल मत लगाओ, समझ रहे हो मेरी बात? अर्थ बोला, नहीं, उसे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। वो मुझे जानती नहीं है, वो मुझे चाहिए हमेशा के लिए, अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए। उस साये ने उसे इग्नोर किया और बिल पे कर दिया और अर्थ को अपने कंधे पर उठाकर बार से बाहर ले आया। अर्थ ने बात कर करके उसके कान खा लिए थे। वो साया बोला, चुप, एकदम चुप, नहीं तो किसी नौली में फेंक दूंगा। पड़े रहना वही, मेरा कान खा गया। औरत का चक्कर आदमी को पागल कर देता है। अर्थ बोला, आविया तुम बहुत बुरी हो, आई हेट यू। उस साये ने उसे कार के बैक सीट में लेटा दिया और बोला, ये लड़का और इसकी बीवी, कुछ करना पड़ेगा। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो कार हेवन बिल्डिंग की तरफ ले गया। उसके कान पक गए थे। अर्थ की बकवास सुनकर वो बोला, मन तो कर रहा है तुम्हें पीट डालूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद में मेरे ही सिर चढ़कर मेरी ही जान खाएगा। अर्थ तुम चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, तुम नहीं जानते जिनसे तुमने मुसीबत मोल ली है वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। कुछ तो तुम्हारे अपनों में भेष में ही छिपे हैं और घात लगाकर बैठे हैं। और मुझे तुम्हारी बीवी पर भी शक है। कुणाल को उसकी बीवी ने ही धोखा दिया। तुम्हें अपनी बीवी पर नजर रखने की जरूरत है, क्या पता वो भी तुम्हें धोखा ना दे। यहाँ पर हर कोई अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाकर अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं। जब तक उन्हें तुमसे खतरा नहीं है वो भी शांत है। जिस वक्त उन्हें भनक भी लगी जान लेने की कोशिश जरूर करेंगे। सब तुम्हारे डैड और चाचा की गलती है। उनके अतीत का साया तुम्हें भी नहीं बख्शेगा। उसने अर्थ को देखा जो नशे में बड़बड़ा रहा था।
हेवन बिल्डिंग के कुछ दूर पर कार रोका और अर्थ के फोन से एवी को कॉल किया। अभी जो अपने मिशन से रिलेटेड काम कर रही थी, उसने फोन रिसीव किया। वो साया बोला, हेलो मैम, आपके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। मैं हेवन बिल्डिंग तक उन्हें लेकर आया हूँ, प्लीज ले जाइए। उसने फोन काट दिया। अभी फोन को घूरने लगी। वो बोली, अब इसे किसने पीने के लिए कहा था? फिर उसे लेने के लिए चली गई। जब वो नीचे आई तो अर्थ उसे मिल गया, क्योंकि वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। अभी ने सिर पीट लिया और जल्दी से गई और उसे पकड़ लिया। अर्थ ने उसे देखा और वो बोला, बेबी। वो उसे चिपट गया। अभी उसे दूर करते हुए बोली, चिपकना बंद करो, चलो। ये कहते ही वो उसे ले जाने लगी, जिसे देख अर्थ बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अभी बोली, अर्थ बहुत रात हो गई है, चलो, यू आर गुड बॉय। मैं छोटा बेबी नहीं हूँ जो तुम मुझे लालच दे रही हो। अर्थ तुनक कर बोला। अभी उसे संभालते हुए बोली, ओके अर्थ, तमाशा मत करो, दूसरे लोग जाग जाएंगे। इट्स नॉट सिंग मेंशन, चलो। अर्थ कुछ सोचकर बोला, ठीक है, पर मैं नहीं चलूंगा, मुझे पिगी बैग राइड दो। अभी का मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार पर दे मारे। वो बोली, क्या बच्चों जैसी डिमांड है? अर्थ बच्चे की तरह जिद करते हुए बोला, बेबी तुम बहुत बुरी हो, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं भाग जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुमसे सुंदर बीवी लाऊंगा जो मुझे प्यार भी करेगी। अभी ने उसे देखा और उसका मानना था कि शराब पिए हुए इंसान के कभी भी मुंह नहीं लगना चाहिए। वो उसके सामने पीठ करके घुटने के बल बैठ गई। वो बोली, जल्दी करो। अर्थ बोला, अब पर बेबी तुम तो बहुत पतली हो, मुझे नहीं उठा पाओगी। अभी चिल्लाकर बोली, चुपचाप चलो। अर्थ ये सुनकर जल्दी से उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और खड़ी हो गई और चलने लगी। अर्थ खुश होकर बोला, बेबी यू आर रियली लेडी हल्क। अभी ने कुछ नहीं कहा और उसे जैसे तैसे लिफ्ट में ले गई। अर्थ वहाँ भी उतरने को तैयार नहीं था। उसकी हालत खराब हो गई थी। जैसे तैसे उसे लिफ्ट से बाहर लाई और अर्थ उसके कान खा गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे अपार्टमेंट में ले गया। अर्थ बोला, हम कहाँ आए हैं बीवी? अभी चिढ़कर बोली, जहन्नुम में। अर्थ कुछ सोचकर चिल्लाकर बोला, क्या हम हेल में हैं? उसका चिल्लाना अभी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसे उतारना चाहा, पर वो उतरने को तैयार था ही नहीं। वो बोली, अर्थ प्लीज उतरो, प्लीज। अर्थ ने अपने पैरों से उसके कमर को पकड़ लिया। वो बोला, नहीं। उसकी आवाज सुनकर आगमन और अधिपत्य भी आ गए, और जब उन्होंने अर्थ को बेताल की तरह अभी की पीठ पर देखा, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आगमन बोला, क्या बात है, तुम दोनों विक्रम बेताल क्यों बने हो? अभी बोली, इस बेताल को उतारो प्लीज, मर जाऊंगी मैं। अधिपत्य और आगमन ने बड़ी मुश्किल से अर्थ को उतारा, पर अर्थ दोबारा उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए बढ़ा। अधिपत्य ने उसे पकड़ लिया और बोला, ए भाई क्या कर रहे हो, चलो सोने, ऐसे पीकर तमाशा नहीं करते। अर्थ उसे छूटकर अभी के पास गया और उसे चिपक गया। वो बोला, नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ सोऊंगा, तुम मेरी बीवी नहीं हो। आगमन अभी और अर्थ को आंखें फाड़ कर देख रहा था। अधिपत्य बोला, तुम्हारे कमरे में ले जा रहा था, तुम गलत समझ रहे हो, चीफ लेकर जाइए। अभी जिसने ढंग से सांस भी नहीं लिया था, उसने अर्थ को संभाला और ले जाने लगी। अर्थ दोनों को देखकर बोला, गुड नाइट। हाथ हिलाकर बाय करने लगा। अभी उसे कमरे में ले गई। दरवाजा अंदर से बंद हो गया। आगमन डोर को ही देख रहा था। अधिपत्य उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो दरवाजे को? आगमन कहता है, अर्थ ने पी रखी है, अगर उसने नशे में अभी के साथ कुछ किया, आई मीन फिजिकल रिलेशनशिप जैसा, तो? अधिपत्य कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, उसने पी रखी है, बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है वो, क्या कुछ करेगा, और चीफ होश में है, वो ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगी। आगमन कहता है, अच्छा तुम्हें बड़ा पता है, इतने अच्छे से जानते हो अर्थ को क्या? मुझे डाउट हो रहा है, अभी जो इस नमूने को पसंद तक नहीं करती थी, उसे टॉलरेट कर रही है। कहीं वो इस सिली अर्थ को लाइक तो नहीं करने लगी? वो कहते हैं ना कि शादी के बाद प्यार हो ही जाता है। ओ गॉड, मतलब अभी? अधिपत्य उसे समझाते हुए कहता है, आगमन उल्टा पुल्टा मत सोचो, दोनों मैरिड है, कुछ भी करे तुम क्यों बीच में विलन बन रहे हो? आगमन कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, अभी की फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है। सबसे बड़ी बात उसकी मॉम, तुम नहीं जानते उसकी मॉम कितनी क्रूअल है, वो अर्थ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अधिपत्य ये सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, पहली बात तो मुझे पता नहीं है कि चीफ की फैमिली कैसी है, और तुम ऐसे सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, और वो क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगी? जब बेटी को पसंद है तो अब अर्थ निकम्मा तो बिल्कुल भी नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है। आगमन उसे घूर कर कहता है, तुम्हें ना बताना ही पाप है, जब बता रहा हूँ तो तुम्हें अर्थ कुणाल सिंह की पड़ी है, जैसे वो तुम्हारा सगा भाई हो। ये सुनकर अधिपत्य चौंक गया। आगमन उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहता है, सच सच बताना, कहीं तुम उसके सच में भाई तो नहीं हो? अधिपत्य ये सुनकर हड़बड़ा गया, और वो हड़बड़ाते हुए कहता है, अब क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो बिना सबूत के। आई एम अधिपत्य साहनी, मुझे उसका भाई मत बनाओ। आगमन उसके चेहरे को नोटिस करते हुए कहता है, तो इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैं पता लगा कर ही रहूंगा,
अगर मुझे पता चल गया ना कि तुम सच में उसके भाई हो, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। समझ में आई बात? इतना कहते ही वो चला गया। आधिपत्य राहत की सांस लेते हुए कहता है, बाप रे, पहले चीफ क्या कम थी, अब ये भी। बस अब मेरे भाई को ही पता चलना बाकी है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वो तो मुझे जी भर के पीटेंगे, पर उससे पहले चीफ मेरी जान ले लेंगी। बेडरूम के अंदर का दृश्य। अभी अर्थ को संभालते हुए बेड की तरफ ले जाने लगी तो अर्थ उससे कहता है, तुम कहाँ लेकर जा रही हो? देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं पत्नी व्रता पति हूँ। अभी उसे घूर कर देखने लगती है और वो कहती है, तुम्हारे सिर पर नशा चढ़ गया और तुम पत्नी व्रता कब से बन गए? अर्थ उसके गाल को चूमते हुए कहता है, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है। तुम्हें पता है मेरी बीवी ना बहुत खतरनाक है, बस मुझे पीटना जानती है, प्यार करना तो आता ही नहीं है। उसे तो रोमांस की ABCD भी नहीं आती। अभी कहती है, तुमसे किसने कहा था उससे शादी करने के लिए? अर्थ सोचते हुए कहता है, यू आर राइट, मुझे ना अपनी बीवी को अपडेट करना चाहिए। लगता है उसमें कोई वायरस आ गया है। हाँ ऐसा ही होगा, जब वो अपडेट हो जाएगी तो वो मुझे प्यार करेगी। अभी उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, मैं क्या तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लगती हूँ जो मुझे अपडेट करोगे? अर्थ उसे देखकर कहता है, तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? बस तुम्हें यही करना आता है, तुम्हें मुझे प्यार तो करना ही नहीं आता। अभी उसे बेड पर बिठाते हुए कहती है, अर्थ चुपचाप सो जाओ, ठीक है? वो उसे लेटाने लगी पर अर्थ ने उसे ही बेड में खींच लिया। अभी बोली, क्या कर रहे हो? अर्थ उसके ऊपर आकर कहता है, तुम ना बहुत बुरे हो, मुझे प्यार करती ही नहीं हो। अभी ने उसका धक्का दिया। अर्थ उसके बगल में गिर गया और बोला, देखो अभी भी मुझे खुद से दूर कर रही हो, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरी। अभी ने उसे देखा और कहा, चुपचाप सो जाओ। अभी ने इतना कहा ही था कि अर्थ उठ गया और बाथरूम की तरफ जाने लगा। अभी उठकर कहती है, कहाँ जा रहे हो? अर्थ कहता है, मुझे नहाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। वो नशे में झूमते हुए बाथरूम में चला गया। अभी को टेंशन हो रही थी, ऊपर से वो नशे में था, अगर गिर गया तो। उसका मन किया कि एक बार जाकर देख ले, लेकिन बाथरूम को देखते ही उसे अर्थ ने पहले जो बाथरूम में उसके साथ किया था वो याद आ गया था। इसलिए वो बाहर ही उसका वेट करने लगी। बहुत देर हो गई पर वो बाहर नहीं आया। अब अभी से रहा नहीं गया और वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जब वो अंदर गई तो उसके होश ही उड़ गए। अर्थ खाली बाथटब में सो गया था। उसने अपना सर पीट लिया और फिर उसे जैसे तैसे बाहर निकाला और उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाई। फिर उसे बड़ी मुश्किल से बेड पर लिटाया और फिर उसके बाद उसके पैरों को ऊपर बेड पर रखा। उसने अर्थ को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और उसकी टी-शर्ट उतारने लगी। अर्थ बेहोशी में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, मैं पत्नी व्रता पति हूँ, आई एम कंसोर्ट हस्बैंड। मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना, मेरा फायदा सिर्फ मेरी बीवी उठा सकती है, कोई गैर लड़की नहीं। अभी ये सुनकर मन में कहती है, व्हाट रबिश, चुपचाप सो जाओ। उसने उसकी टी-शर्ट उतार दिया और एक टॉवल ठंडे पानी में डुबो कर लाई और अर्थ के चेहरे को और उसकी अपर बॉडी को पोंछने लगी। अर्थ को पसीना आ रहा था। अर्थ ने सच में जरूरत से ज्यादा पी ली थी। अभी ने टॉवल वापस बाथरूम में रखा और बेड के पास आई और अर्थ को देखने लगी। अर्थ अभी भी धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। अभी ने उसके बालों को सहलाया। अर्थ बेहोशी में ही गुनगुनाया और अभी जो बैठी हुई थी उसकी गोद में अपना सिर रखकर एक हाथ से उसके कमर को पकड़ लिया। अर्थ का चेहरा अभी के कमर से चिपका हुआ था। अभी ने उसे हटाना चाहा पर कुछ सोचकर रुक गई और वो भी लेट गई। अर्थ की वो गर्म सांसें अभी अपने पेट पर महसूस कर रही थी और उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके लिए ये सब बहुत ही अजीब था। उसने कभी भी किसी के साथ बेड क्या रूम तक शेयर नहीं किया था। उसने कभी भी किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं किया था। अगर उसका भाई कभी उसके कमरे में आ जाए बिना इजाजत के, वो बहुत गुस्सा करती थी। वो ये सब सोचने लगी और जैसे तैसे करके आखिर में उसे भी नींद आ गई। सक्सेना हाउस के अंदर का दृश्य। मिनिस्टर साहब ने अपना फोन पकड़ रखा था। रुनाल कहता है, डैड इतना क्या सोच रहे हो? वो कयामत गहरी नींद में चला गया है। बड़ा आया बड़ी बड़ी बातें करता था। अर्थ कुणाल सिंह का चेहरा लेकर आया था, किसी काम का नहीं था, खुद ऑफिस में पड़ा हुआ है। कोई उसे उसके ही घर में घुसकर गोली मारकर चला गया, वरना उसके डायलॉग तो बड़े बड़े थे कि कयामत को कोई छू भी नहीं सकता। उसे कोई छूकर भी चला गया और गोली मारकर भी चला गया। बस वो गरजना जानता था, बरसना नहीं। कर लीजिए कॉल, अगर उन्हें किसी तरह से पता चल गया वो हम पर दया नहीं करने वाले। मिनिस्टर साहब ने कहा, तुम्हें पता है ना वो एक नंबर का सनकी आदमी है, स्विट्जरलैंड में आराम के साथ बैठा हुआ है। मुझे नहीं बताना उसे, अगर उसे बता दिया ना तो उल्टा मुझे ही डांट खानी पड़ेगी। कितनी छोटी सी बात मैं उसे बता रहा हूँ। और वैसे भी उसने स्पेशली वार्निंग दी है कि उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वैसे भी उसे किसी ने देखा नहीं है। अगर हम तक पुलिस या सीबीआई पहुंच भी जाती है तो भी उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। कयामत उसका राइट हैंड है। उसके पास इन छोटी छोटी बातों के लिए वक्त ही नहीं होगा। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर उसे पता चल गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम सब पर पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगेगा और कुछ नहीं। ये सुनकर रुनाल कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा डैड, आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसे हमारे बारे में पता है? मैंने पता लगाने की कोशिश की पर बिल्कुल भी पता नहीं चला। आपको क्या लगता है किसे इस बारे में पता था? उस कयामत को तो लगता था कि ये सब अर्थ कुणाल सिंह कर रहा है।
पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, और उसे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होगा? और वैसे भी वो तो बेवकूफ है, इसलिए अंतरा के जाल में फंस गया था। मिनिस्टर साहब कहते हैं, बेटा इस दुनिया में हर इंसान के चेहरों को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि वो कैसा है, और अर्थ कुणाल सिंह पर मुझे भी शक है। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो हमारी सोच से भी ज्यादा है, बस उसने बेवकूफ होने का चोला ओढ़ रखा है। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। क्या कोई पुलिस डिपार्टमेंट की कोई स्पेशल फोर्स किसी मिशन पर है? रुनाल कहता है, सीक्रेट मिशन होगा तभी तो आपको भी नहीं पता। सीक्रेट मिशन किसी को भी नहीं बताया जाता है। मिनिस्टर साहब कहते हैं, हो सकता है। रुनाल कहता है, आपको सच में लगता है कि अधीजय भाई हमारा साथ दे रहे, जिन्होंने इतने सालों तक टॉर्चर सहन किया, अचानक से वो हमारी बात मानने लगे? मिनिस्टर साहब कहते हैं, इतना टॉर्चर सहने के बाद उसे और टॉर्चर सहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बात मानने के लिए तैयार हो गया। रुनाल कुछ सोचकर बोला, मुझे उन पर यकीन नहीं है। वो अपना ईमान इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। अर्थ कुणाल सिंह का बेस्ट फ्रेंड है। वो क्या पता हमारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ होने का नाटक कर रहे हो। रुनाल ने अपना शक जाहिर किया। मिनिस्टर साहब कहते हैं, शक तो मुझे भी है, मैंने उस पर नजर रखवाई है। वो किसी से ना बात करता है ना मिलने कहीं गया है। शायद हम ज्यादा ही सोच रहे हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि कोई उनकी बातों को छिप कर सुन रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से हट गया। मल्होत्रा हाउस के अंदर का दृश्य। आव्या अर्थ के बारे में नेट पर सर्च कर रही थी। उसके बारे में उसे बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई थी। उसकी पिक्चर से लेकर उसकी फैमिली पिक्चर और शादी की पिक्चर भी, जिसे देखकर वो कहती है, नो, ये तो मुझसे भी ज्यादा प्रिटी है। मिस्टर सिंह को इम्प्रेस करना सच में मुश्किल होगा। बट आई एम आव्या मल्होत्रा। मेरे लिए सब पॉसिबल है। मैंने मिस्टर सिंह को अपनी उंगलियों पर ना नचाया। मेरा नाम भी आव्या मल्होत्रा नहीं। और वैसे भी वो फेक आव्या मल्होत्रा है। मिस्टर सिंह मुझसे शादी करना चाहते थे, पर ये आव्या बनकर आ गई। मतलब ज्यादा दिन नहीं है इस फेक आव्या के पास, जब पूरी सिंह फैमिली उसे धक्के मार कर निकालेगी। आव्या ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रखा था और फोन में अर्थ की फोटो को जूम करके देखते हुए कहती है, पर ये उसके जैसा क्यों लग रहा है? नो आव्या, वो नहीं है। उसे तो मैंने 4 साल पहले ही डंप कर दिया था। सब कहते थे कि उसे कोई भी लड़की इंप्रेस नहीं कर सकती, पर मैंने इंप्रेस भी किया और उसे उंगलियों पर भी नचाया। बिकॉज आई एम ब्यूटी क्वीन। मेरे चार्म से कोई नहीं बच सकता। आव्या मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा की एक लौती बेटी थी। एक लौती होने की वजह से लाड प्यार देकर उसे खुद उन्होंने ही बिगाड़ा था। वो इतनी बिगड़ गई थी कि शराब पीना, लेट नाइट पार्टी करना, बॉयफ्रेंड्स बनाना सब उसके लिए आम बात थी। और वो बहुत बदतमीज भी थी। उसे अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो खुद को स्वर्ग की अप्सरा ही समझती थी। उसे जो चाहिए होता था उसे वो किसी भी कीमत में हासिल करके ही रहती थी। फिलहाल वो अभी से उसका सिली हस्बैंड छीनने की फिराक में थी और अर्थ को रिझाने की पूरी तैयारी कर रही थी। देहरादून में प्रजापति विला में सब जागे हुए थे। चौहान साहब यानी अभी के नाना जी जो आए थे, और अरनिया की हालत खराब थी। हो भी क्यों ना, अपनी जवानी के दिनों में अरनिया ने कृपा के लिए चौहान साहब के साथ भिड़ जो गए थे। अच्युतन धीरे से बोला, डैडी ऐसे मत डरिए, वो ससुर है आपके। अरे आपके और मॉम के 3 बच्चे हैं, आपका तलाक नहीं करवाएंगे। ये काफी कूल है, आप भी कूल रही है। अरनिया कहता है, यहाँ पर नवरत्न ठंडा कूल कूल का ऐड नहीं चल रहा है। ससुर है इसलिए ये हालत खराब हो रही है। चौहान साहब रौबदार और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। देहरादून में प्रजापति परिवार के बाद उनका ही राज चलता था। फिलहाल वो अरनिया को घूर रहे थे, तभी बाहर से कार रुकने की आवाज आई और कुछ ही देर में बहुत सारे कदमों की आवाज आने लगी। सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। एक औरत जिसने फिरोजी कलर की सॉफ्ट सिल्क डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी, साथ ही पिंक कलर का हाई नेक फुल स्लीव ब्लाउज के साथ लेफ्ट हैंड में वॉच पहन रखा था। उंगली में कुंदन की बड़ी रिंग पहन रखी थी और गले में कुंदन का कॉलर नेकलेस पहना हुआ था। उसने अपने बालों का बन बना रखा था और उसमें गजरा लगाया हुआ था और पूरे मांग तक सिंदूर भर रखा था। कानों में कुंदन के टॉप्स पहन रखे थे और चेहरे पर गंभीरता थी और चेहरा जितना सुंदर था उतना ही अलग लेवल का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। आंखें काजल से सनी हुई थी। वो आकर चौहान साहब के पैर छूकर कहती है, पिताजी आपने बताया तो होता, आपको वेट करना पड़ा ना। उसके पीछे उसके ऑफिस के लोग थे जो एक लाइन में खड़े हो गए थे। चौहान साहब ने कहा, कृपा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा ही मन किया हम चले आए, पर हमारी राजकुमारी नजर नहीं आ रही है, लगता है फिर गायब हो गई है। कृपा ने अरनिया को देखा। अरनिया ने अपने कंधे उचकाकर वहां से चला गया। कृपा ने अब अमर्त्य को देखा। अमर्त्य ने ना में सिर हिला दिया। अच्युतन बस दर्शक बना हुआ था। कृपा भी बैठ गई और बोली, पिताजी आपको पता ही है, वो खुद आ जाएगी, पर इस बार उसने हद कर दी। 2 महीने हो गए हैं पर कोई कॉल भी नहीं किया। हमने सोच लिया है उसके आते ही उसकी शादी कर देंगे। अच्युतन ने अरनिया से कहा, जैसे ये काम मैगी बनाने जैसा समझती है। मॉम दी यही सुनकर भाग जाएंगी और दोबारा शक्ल नहीं दिखाएंगी। मॉम अच्छा मजाक कर लेती है। अरनिया कहता है, चुप, तुम्हारे नाना की नजर में तुम पहले से ही आलसी और कामचोर हो। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो एक और नया नामकरण हो जाएगा। चौहान साहब कहते हैं, पता चला है कि तुम सिंह कॉर्पोरेशन के साथ तुम्हारी कंपनी काम करने वाली है। कृपा कहती है, हाँ,
सिंह कॉर्पोरेशन का सीईओ अर्थ कुणाल सिंह काफी अच्छा और स्मार्ट बिजनेसमैन है। उसने सिंह कॉर्पोरेशन को कामयाब बनाया है और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है और 3 साल से लगातार दी बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के सारे अवार्ड अपने नाम कर रहा है। उसके साथ काम करना काफी चैलेंजिंग होगा। अच्युतन को अब नींद आने लगी। उसे बिजनेस और उससे जुड़ी कोई भी बात पसंद नहीं थी। उसे नींद आने लगती थी। उसने अमर्त्य को देखा जो ध्यान से सुन रहा था। वो खुद से ही कहता है, इनका सही है, इनके लिए बिजनेस बीवी और अमृत के समान है। इन्हें बोर नहीं लगता? उफ, मुझे तो नींद आने लगती है। ठीक अच्छा है, जहां भी है कम से कम बोर तो नहीं होती होगी। अच्युतन को अब नींद आ रही थी। उसने जबरदस्ती अपनी आंखें खोल कर रखी हुई थी, क्योंकि कोई अगर उसे सोता हुआ देख लेता तो पक्का उसकी बेइज्जती होनी ही थी। वो उनके बिजनेस की बातें सुनकर इतना पक गया था कि उसका मन कर रहा था कि बस मौका मिले और वो अपने कमरे में चला जाए और चादर तान कर सो जाए, पर यहाँ पर से वो जाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। वैसे ही उसके नाना जी को लगता था कि वो 1 नंबर का निकम्मा, आलसी और कामचोर है। अगर ऐसा करता तो उसे अपने नाना जी से 2-4 उपाधियां और मिलने वाली थी। वो मन में कहता है, दी को यहाँ पर होना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए था कि यहाँ पर उनकी शादी की बातें हो रही है। पता नहीं दी कहाँ है। उसने अमर्त्य को देखा और मन में कहा, इनसे तो कुछ शेयर भी नहीं कर सकते, उल्टा मॉम को ही बता देगा। अरे मुझे सुबह मुंबई भी जाना है। कितनी देर तक बातें करोगे? आप सबको नींद नहीं आ रही है क्या? आप सबको नींद नहीं आ रही है, पर इस नन्ही जान को बहुत नींद आ रही है। मुझे जाने दो। मुझ जैसी छोटी जान पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? हे भगवान, बस मैं कल कैसे भी करके सुबह जल्दी उठ जाऊं और मुंबई चला जाऊं। मैं भी गायब हो जाऊंगा दी की तरह, और 2-3 महीने में एक बार अपनी जिंदा होने की उपस्थिति दर्ज कराने आ जाऊंगा, जैसे दी करती है। उसने अपने डैड को देखा। जाहिर सी बात थी, उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, पर वो भी अपने ससुर को इम्प्रेस करने के चक्कर में वहां पर बैठकर ना चाहते हुए भी सब सुन रहे थे। अच्युतन उनसे धीरे से कहता है, डैडी मुझे बहुत नींद आ रही है, ये कब खत्म होगा? कल मुझे मुंबई भी जाना है। अरण्य उसे देखकर कहते हैं, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी माँ को पता नहीं है कि तुम मुंबई जाने वाले हो। अगर पता चल गया ना, मुंबई क्या देहरादून की सड़कों पर भी निकल नहीं पाओगे। ऊपर से तुम्हारे नाना जी आए हैं, कुछ दिन बाद चले जाना। अच्युतन ये सुनकर चौहान साहब को देखने लगा और मन में बोला, ये नाना नाम के प्राणी भी ना सबको डरा कर रखते हैं। अब इनके डर से मुंबई भी ना जाऊं। मैं तो जाकर रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं भी दी की तरह बागी बनूंगा। अब तो 2 भी बज गए हैं, पर इन लोगों को बिजनेस पर ही बात करनी है। इन लोगों को किसी की चिंता ही नहीं है कि दूसरे इनकी वजह से तकलीफ में है। उसने अपना मुंह बना लिया। उसका मन कर रहा था कि सब पर अपना गुस्सा निकाले, पर वहां ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी माँ के सामने किसी की नहीं चलती थी। उसकी माँ बहुत डेंजरस लेडी थी और उसके डैड सीधे साधे थे। कभी कभी अच्युतन सोचता था कि आखिर उसके भोले भंडारी डैड ने कैसे उसकी मॉम को पसंद कर लिया, जबकि उसकी मॉम उसके डैड से एज में बड़ी थी। मतलब उसके डैड उसकी मॉम की यूनिवर्सिटी में जूनियर थे और उसके डैड तो सर से पांव तक शरीफ थे। वो सोचता था कि जरूर उसकी मॉम ने ही पहले उसके डैड को पसंद किया होगा। आफ्टर ऑल उसके डैड अपनी जवानी के दिनों में उत्तराखंड के सबसे हैंडसम लड़के थे। उससे तो यही लगता था कि उसकी मॉम ही उसके डैड पर लट्टू हुई होंगी। अच्युतन और अभी दोनों भाई बहन अपनी मॉम से ज्यादा अपने डैड से कनेक्टेड थे, और वही अमर्त्य अपनी मॉम से। अमर्त्य अपनी माँ का आज्ञाकारी बच्चा था और वही अच्युतन और अभी अपने डैड के प्यारे प्यारे बच्चे थे। जहाँ अच्युतन अपनी माँ से डरता था, वही अभी बागी थी। वो अपनी मॉम के साथ भी बहस करती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मॉम से प्यार नहीं करते थे या फिर उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती थी। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, पर अपने डैड से ज्यादा करते थे। वही कृपा उन दोनों को भी अमर्त्य की तरह बनाना चाहती थी कि वो भी उसकी तरह आज्ञाकारी बने। अच्युतन हमेशा से छोटा होने की वजह से कैसे भी करके बच जाता था, और वही अभी कोई भी बात नहीं मानती थी, या कहो वो अपनी माँ की तरह ही बागी थी और हमेशा अपनी ही मनमर्जी करती रहती थी और हमेशा घर से बाहर ही रहती थी। जहाँ अमर्त्य हमेशा सीरियस रहता था और अच्युतन मस्त मौला था, वही अभी कोल्ड हार्टेड थी। और शायद ही ऐसा हुआ होगा जब वो मुस्कुराई हो। उसके कोल्ड बिहेवियर और बागी होने की वजह से मेन टॉपिक हमेशा वही रहती थी। सभी को सबसे ज्यादा चिंता उसकी रहती थी। ऊपर से वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करती थी। इसलिए कृपा ने सोच लिया था कि अब उसकी शादी कराकर ही रहेगी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसकी बेटी से शादी करेगा। उसका ऐसा ठंडा रिएक्शन देखकर कोई भी शादी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी का कोई भी दूर दूर तक शादी का इरादा नहीं था। इनफैक्ट वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। अभी का मानना था कि वो इन सब बंधन के लिए बनी ही नहीं है। उसे रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और ऊपर से वो महीनों तक गायब रहती थी। जब मन करता था तभी ही कॉल करती थी और जल्दी कॉल का आंसर भी नहीं करती थी। मुंबई का दृश्य, सुबह का समय। अभी का अपार्टमेंट अर्थ की आंखें खुलने लगी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसे हेडेक हो रहा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया और इधर उधर नजर दौड़ाकर और कहता है, मैं यहाँ कैसे? उसने खुद को देखा, वो शर्टलेस था। वो चौंकते हुए कहता है, ओ माय गॉड, किसने मेरी इज्जत उतार ली? आई मीन टी शर्ट उतार ली। पर ये कमरा तो। तभी अभी बाहर से आई। उसके हाथ में एक ग्लास नींबू पानी था। वो उसे देते हुए कहती है, पी लो। आफ्टर ऑल तुमने रात को बहुत ज्यादा पी लिया था।
अर्थ ने आंखों के कोनों से अवी को देखा जो उसे घूर रही थी। अब अर्थ को समझ नहीं आ रहा था वो उसे घूर क्यों रही थी। क्या इसीलिए कि वो नशे में धुत होकर आया था, या फिर उसने कुछ बड़ा कांड कर दिया था। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला पर उसे सब धुंधला ही नजर आ रहा था। उसने अपना सिर झटका और नींबू पानी का ग्लास पकड़ा और पीने लगा। अवी उसे बोल ही रही थी कि तभी वो अवी की बात को काट कर बोला, तुम ऐसे क्यों घूर रही हो और क्या तुमने मेरा टी शर्ट उतारा? अवी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कौन उतार सकता है? अर्थ कहता है, मतलब तुमने ही उतारा, पर क्यों उतारा तुमने? मेरा नशे में होने का फायदा तो नहीं उठाया। अवी ने जब ये सुना वो अपनी आंखें छोटी करके कहती है, अगर मैंने तुम्हारा फायदा उठाया भी है तो क्या? तुम तो बड़े उतावले रहते हो ना मेरे साथ सोने के लिए, और मैं इतनी भी बगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाऊंगी। इडियट। अर्थ ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या पता मुझ जैसे हैंडसम को देखकर तुम्हारा ईमान डोल गया हो। अवी ने उसे घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और जाने लगी। अर्थ ने जल्दी से ग्लास साइड टेबल पर रखा और बेड से उतरकर जल्दी से सो गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। वही अवी उसकी इस हरकत से चौंक गई। अर्थ कहता है, तुम तो मुझे गुड मॉर्निंग भी विश करना जरूरी नहीं समझती। ये कहते ही उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। वो एकदम से चीखूं उठी। उसने जैसे उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसके होठ अर्थ के होठों से जा मिले। वो हड़बड़ाकर दूर होने लगी पर अर्थ ने उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। अर्थ ये मौका छोड़ने वालों में से बिल्कुल नहीं था। अवी ने अर्थ के होठ पर बाइट किया। अर्थ जल्दी से दूर होते हुए कहता है, तुम्हें काटने के अलावा कुछ और आता है? अवी खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहती है, आता है ना, मुझे पीटना भी आता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना ब्रश किए मुझे मुंह लगाने की? अवी ने अजीब सा मुंह बनाया। अर्थ उसे आंखें फाड़ कर देखने लगा और कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर ठीक है, मैं अभी ब्रश करके आता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इतना बोलकर वो अवी को आंख मारकर चला गया। अवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि उसने गलत ही मतलब निकाल लिया। अवी कहती है, इडियट कहेगा, कुछ भी गलत मतलब निकालते रहता है। मैंने इतना ही तो कहा कि उसने मुझे बिना ब्रश करे मुंह कैसे लगाया। जब उसने खुद के शब्दों को ध्यान से सोचा उसे समझ में आया कि उसने गलती से क्या बोल दिया था। ये सोचकर ही उसका मन कर रहा था कि वो अपना सिर फोड़ डाले। आजकल उसका अपनी जुबान पर कंट्रोल ही नहीं था और इस सब की वजह अर्थ था। उसकी हरकतों की वजह से अवी में चेंजेस आ रहे थे जो खुद अवी भी नहीं जानती थी। पर आगमन जो उसका बचपन का दोस्त था वो अच्छे से नोटिस कर रहा था। अवी ने अपना सिर झटका और सीक्रेट रूम में चली गई और बोली, कुछ पता चला? निमित कहता है, चीफ ज्यादा पता नहीं चला, बस इतना पता चला है कि कयामत के वार्ड में आधी रात को डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। पर डॉक्टर का कहना है कि वो तो आधी रात को उसे चेक करने गया ही नहीं था। मतलब साफ है उस कयामत पर किसी और ने अपना हाथ साफ कर लिया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने अपना चेहरा आपके हस्बैंड जैसा क्यों बनवाया था। और हमने एक चीज और नोटिस की, वो मिसेस दक्षा राय एक्चुअली उनके फेशियल फीचर्स काफी हद तक अर्थ कुणाल सिंह से मिलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अर्थ की मॉम हो? अभी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। दक्षा राय के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। अब हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए सिंह फैमिली और राय फैमिली, इन दोनों की जड़ें खोजनी पड़ेगी। आखिर इन दोनों फैमिली के बीच ऐसी कौन सी दुश्मनी है? और कुणाल सिंह के केस को रीओपन करवाओ। और मैं आज सिंह मेंशन जा रही हूँ। मुझे अब ओमकार सिंह और तेज सिंह से जानना है, उन्होंने ऐसा कौन सा राज अपनी सीने में दफन कर रखा है। वो सीधे तरीके से बता दे तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपने तरीके से निकलवाना आता है। मैं कैसे भी करके पता लगा ही लूंगी। तभी उसकी नजर अंकिता पर पड़ी जो काफी परेशान लग रही थी। अभी कहती है, क्या हुआ? अंकिता कहती है, चीफ उस लड़के का क्या नाम था? हाँ नितिन, उसका एक्सीडेंट हो गया, पर डोंट वरी वो ठीक है। मैंने एक्सीडेंट स्पॉट की सीसीटीवी फुटेज चेक की है और मैंने जो देखा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। उत्साह कहता है, ऐसा क्या देख लिया जो यकीन नहीं हो रहा है? अंकिता कहती है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि जानबूझकर उस ब्लैक मर्सिडीज ने उसे टक्कर मारा। जब सबने ये सुना तो वो हैरान होकर उसे देखने लगे। अंकिता कहती है, यस, फिलहाल नितिन अभी कोमा में है। सिर पर चोट लगने और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो कोमा में चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अचानक से नितिन यहाँ से चला क्यों गया। अभी कहती है, अर्थ के डांटने की वजह से वो चला गया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है किसी ने नितिन को क्यों टारगेट किया। जरा वो सीसीटीवी फुटेज दिखाना। फिर अंकिता ने वहां लगे एलईडी में वो वीडियो दिखाने लगी। अर्थ को भी पता चल गया था कि नितिन का एक्सीडेंट हो गया है। वो साय से फोन पर बात कर रहा था। वो कहता है, कुछ पता चला किसने नितिन का एक्सीडेंट किया? उस तरफ से उस साय ने कुछ ऐसी बात बताई, अर्थ की आंखें बड़ी हो गई। वो बोला, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। उसने अपने कपड़े पहने और वहां से चला गया, पर उसने जल्दबाजी में नोटिस नहीं किया कि अधिपत्य ने उसकी बात सुन ली थी। वो कहता है, ओह माय गॉड, नितिन का एक्सीडेंट हो गया। बेचारा कितना अच्छा और स्वीट था, ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? मुझे उससे हॉस्पिटल में देखने जाना चाहिए। वो भी निकल गया। अभी ने ध्यान से उस वीडियो को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर जल्द ही वो नॉर्मल हो गई। उसने उस मर्सिडीज में बैठे इंसान की झलक देख ली थी। सिंह मेंशन के अंदर का दृश्य तेज ओमकार जी के स्टडी रूम में था। वो कहते हैं, भैया नितिन का एक्सीडेंट हो गया है। ओमकार जी ने कुछ नहीं कहा, वो बस सीलिंग को घूर रहे थे। तेज जी ने उन्हें ऐसे देखा और मन में कहा, भैया को पता नहीं क्या हो गया, सीलिंग को घूरे जा रहे। अब सीलिंग में इस चीज का जवाब तो नहीं लिखा है। फिर तेज जी कहते हैं, भैया आपको नहीं लगता हमें आव्या को बता देना चाहिए?
कब तक छुपा कर रखेंगे? जितना छिपाएंगे उतना ही खतरा बढ़ते जाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि हम अपना बरसों पुराना राज बता दें। ओमकार जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा। हम इस राज को जितना छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसीबतें उतनी बढ़ती जा रही है। अब तो इन सब चीजों में बेचारा नितिन की जिंदगी अटक गई है। तुम सही कह रहे हो। आव्या को फोन करो और बताओ कि हम उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। तेज जी कहते हैं, ठीक है, मैं उसे मैसेज कर देता हूँ। आप ठीक है ना? वो उन्हें ऐसे देखकर परेशान हो गए थे। ओमकार जी कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उस औरत के बेटे को किसने हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां तक बात अभी की है तो उसे तो कयामत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर कौन है जो अंधेरे में बैठकर अपनी साजिश रच रहा है? तेज जी कहते हैं, जो भी हो भैया, पर कम से कम कयामत नाम की बला कुछ समय के लिए टल तो गई है। ओमकार जी कहते हैं, तुमने सही कहा। वो लड़का बहुत सनकी है। उसने एक लंबी गहरी सांस खींची और दोबारा सीलिंग को घूरने लगा। एक खंडर नुमा जगह को अर्थ ने देखा और फिर अंदर चला गया और एक जगह रुककर दीवार पर प्रेस किया और वो दीवार हट गई। फिर वो अंदर चला गया और वो दीवार वापस वैसे ही हो गई। अर्थ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे गया। उसने उस साये को उसी का वेट करते हुए देखा। अर्थ कहता है, क्या सच में ये काम उसी ने किया है? वो साया कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ कोई कच्ची खिलाड़ी है? भूलो मत, तुम्हारी माँ किसी नागिन से कम नहीं है। उसने ही नितिन का एक्सीडेंट किया है। उस मर्सिडीज में तुम्हारी माँ दक्षा ही थी। लगता है अपने बेटे की हालत देखकर पागल हो गई है। उसे तुम पर शक हो गया है कि ये सब तुम कर रहे हो। अर्थ ने ये सुनकर कहा, उसे मेरी माँ कहना बंद करोगे? पर उसने नितिन को क्यों टारगेट किया? वो साया हंसते हुए कहता है, वो तुम्हें वार्निंग दे रही है कि उसकी जगह तुम भी हो सकते हो, या फिर तुम्हारी फैमिली मेंबर में से कोई भी। उस औरत से एक्सपेक्ट ही क्या किया जा सकता है। और हाँ, एक और बात पता चली है, तुम्हारे डैड कुणाल सिंह का केस वापस से रीओपन होने वाला है। अर्थ ने ये सुनकर कहा, पर कैसे? उनके केस को तो सालों पहले पैसे के दम पर बंद करवा दिया गया था, फिर अचानक से रीओपन कौन करवा रहा है? वो साया कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे यही खबर मिली है, तुम्हारे डैड के केस को दोबारा से रीओपन करवाने का बहुत प्रेशर है। एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर मिले हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब इस केस को अंडर कवर के ऑफिसर हैंडल करेंगे और ये सीक्रेटली होगा ताकि गुनहगारों को पकड़ा जा सकेगा। अर्थ चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं दक्षा राय को हैंडल कर लूंगा। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर मेरी रगों में भी उनका ही खून है। उस साई ने उसे देखा और कहा, लगता है अच्छा जवाब देने वाले हो। वेल, अदिजय का मैसेज आया था। इन सब का असली मास्टरमाइंड स्विट्जरलैंड में है। वो कौन है, कैसा दिखता है, ये बात उसे भी नहीं पता। उसने बताया कि फिलहाल मिनिस्टर साहब ने उस आदमी को यहाँ जो भी हो रहा है उस बारे में नहीं बताया है। कयामत उस आदमी का राइट हैंड है। अर्थ कहता है, मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब है जो मेरे डैड के मौत के जिम्मेदार है। पर अगर वो आदमी भी इसी से रिलेटेड होगा तो उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उस साई ने कुछ नहीं कहा और अर्थ को देखने लगा। वो जानने को बेसब्र था कि वो क्या करने वाला है। अभी वापस कमरे में आई और सोचने लगी कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि दक्षा राय ने नितिन का एक्सीडेंट करवा दिया। क्या वो सच में अर्थ की मॉम थी? अगर वो अर्थ की मॉम थी, फिर वो उन्हें छोड़कर क्यों चली गई? और उसका बेटा कयामत उसने क्या सोचकर अपनी शक्ल अर्थ के जैसे बनवाई? वो मन में कहती है, अभी तुझसे कुछ तो छूट रहा है, ऐसा कुछ जो शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी। उसे याद आया कि कोई भी सिंह फैमिली में अर्थ के मॉम डैड के बारे में बात नहीं करते थे। ओमकार जी ने भी जब वो खुद से मिलने आए थे तभी ही जिक्र किया था कि अर्थ उनका बेटा नहीं है, जबकि फैमिली में कोई भी उनके बारे में गलती से भी जिक्र नहीं करता है। और अर्थ, वो तो खुद अपने मॉम डैड के बारे में बात नहीं करता था। ना ही उसने कभी भी गलती से अपने मुंह से ये कहा कि वो कुणाल सिंह का बेटा है। भले ही उसके नाम में कुणाल सिंह लगा था, पर वो हमेशा से ओमकार जी को ही डैड कहता है। अर्थ जो सबसे बड़ा सिरदर्द था, वो अर्थ की हरकतों को याद करने लगी। अर्थ कभी कभी बच्चे जैसा बिहेव करने लगता था, कभी कभी बहुत समझदारी की बात भी करता था। उसे अचानक अर्थ की बात याद आई कि हर इंसान जैसा दिखता है या फिर दिखाता है, जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। कुछ लोग जानबूझकर अपने किरदार को छुपाते हैं। अचानक उसके दिमाग में क्लिक हुआ। वो अपनी आंखें खोलकर कहती है, वेट, मतलब अर्थ, वो डॉक्टर का कोड, मतलब उस दिन हॉस्पिटल में अर्थ था, कयामत के वार्ड में अर्थ गया था। पर क्यों? क्या उसने कयामत के साथ ये सब किया है? उसके बिहेवियर को देखते हुए तो नहीं लगता। नो अभी, तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तेरा खुद का पति, आई मीन लॉक हेड, उस दिन उसने मेरा फोन भी तो पकड़ रखा था और उसने मेरे फोन का पासवर्ड भी अनलॉक कर लिया और मेरे ही फोन में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। आखिर करना क्या चाहता था? और अभी कहाँ गया है? वो देखने लगी, अर्थ अपार्टमेंट में नहीं था। उसका शक अब अर्थ पर चला गया कि अर्थ सिर्फ बेवकूफ होने का दिखावा करता है। असल में वो वैसा है ही नहीं। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा जानबूझकर क्यों कर रहा था। उसने अपना फोन निकाला अर्थ को कॉल करने के लिए। तभी उसने तेज जी का मैसेज देखा और वो कहती है, इंपॉर्टेंट बात। ओके। उसने मैसेज सेंड कर दिया और अर्थ को कॉल किया। अर्थ ने अपना फोन नंबर अभी के फोन में सेव कर दिया था। अर्थ ने कॉल को इग्नोर किया क्योंकि वो दक्षा की वजह से परेशान था। अभी उसे बार बार कॉल कर रही थी।
अर्थ ने गुस्से में आकर फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अभी को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि कभी भी किसी ने भी उसकी कॉल को ऐसे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की थी। अभी ने दोबारा कॉल किया तो पता चला कि अर्थ का फोन स्विच ऑफ हो गया है। उसका मन कर रहा था कि वो अर्थ का सिर फोड़ दे। अर्थ के कॉल नहीं उठाने से उसका शक और पक्का हो गया है कि हो ना हो अर्थ दक्षा को टारगेट करने वाला है। उसने खुद को शांत किया और कहा, अभी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसने तेरा कॉल रिसीव किया या नहीं। मैं यहाँ पर मिशन के लिए आई हूँ, ना कि उसके साथ घर बसाने के लिए, इसलिए उसके इग्नोर करने पर तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने फोन को अपने पॉकेट में डाला और तेज जी के बताई जगह के लिए निकल गई। आधिपत्य ऑफ अहम हॉस्पिटल पहुंच गया और नितिन का वार्ड नंबर पता किया और गया। नितिन को अर्थ ने वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दिया था और मुद्रिका जी को नहीं बताया था। उसे डर था कि कहीं मुद्रिका जी को शॉक ना लग जाए। उसने उसकी सिक्योरिटी भी अरेंज की थी। आधिपत्य को नहीं पता था कि उसी फ्लोर में ही कयामत का भी वार्ड है। उसने बाहर से ही नितिन को देखा जो मशीनों से घिरा हुआ था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आखिर एक वक्त वो भी ऐसे ही हॉस्पिटल में मशीनों से घिरा हुआ था। कुछ देर बाद जब वो वहां से निकलने के लिए मुड़ा और जाने लगा और अजय से टकरा गया। आधिपत्य कहता है, अब सॉरी बॉस। वही अजय उसे देखकर शॉक रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहम उसके सामने है। आधिपत्य चला गया अजय को शॉक्ड छोड़कर। अजय याद करते हुए कहता है, क्या ये अहम था? पर वो तो मर चुका है। खुद बॉस ने एक्सीडेंट किया था और उसकी कार ब्लास्ट भी हो गई थी। फिर ये कैसे पॉसिबल है? नो, ये वो नहीं हो सकता। इसमें और अहम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये वो नहीं है, वरना मुझे पहचान जाता। हाँ, ये वो नहीं है। अर्थ अपार्टमेंट आया। रात के 10 बज रहे थे। आधिपत्य सो चुका था और आगमन अपने अपार्टमेंट में था। अर्थ कमरे में आया और लाइट चालू करके नजरें घुमाकर देखा। बेड खाली था। वो कहता है, आव्या नहीं है। फिर कहाँ है? उसने अपना फोन निकाला और ऑन किया और उसने आव्या के मिस कॉल्स देखे। वो कहता है, इतने मिस कॉल्स, बट व्हाई? उसने कॉल बैक किया पर अभी ने रिसीव नहीं किया। उसने बहुत सारे कॉल किए पर एक भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। अब अर्थ का दिमाग खराब हो गया। उसने उसका लोकेशन चेक करना चाहा पर वो नहीं कर पाया बिकॉज अभी ने जीपीएस ट्रैकर हटा दिया था। अर्थ ने फोन गुस्से में दीवार पर दे मारा। टेबल पर किक मारते हुए अर्थ कहता है, हाउ डेयर यू आव्या, ऐसा करने की? वेयर आर यू? वो अपना दिमाग शांत करने की कोशिश करने लगा और शावर लेने चला गया। रात के 12 बजे अभी वापस आई और सीधे उसकी नजर लिविंग रूम में बैठे अर्थ पर पड़ी जो सिगरेट के कश ले रहा था और उसे ही घूर रहा था। उसने उसे इग्नोर किया और रूम में चली गई। अर्थ को उसका ऐसे इग्नोर करना पसंद नहीं आया। वो अंदर उसके पीछे पीछे गया पर अभी सीधे बाथरूम में चली गई थी। अर्थ ने बाथरूम का डोर नॉक किया। वो बोला, आव्या ओपन द डोर। अभी खुद से कहती है, व्हाट द फक? उसने दरवाजा नहीं खोला। अर्थ अब डोर पीटने लगा और कहा, आव्या ओपन द डोर, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अर्थ का दिमाग अब घूम चुका था। वो जोर जोर से डोर पीटने लगा। आव्या उसकी हरकत से चिढ़ गई और उसने कहा, अर्थ दरवाजा पीटना बंद करो, अंडरस्टैंड? और मुझे शांति से शावर लेने दो, ओके? अर्थ ने दरवाजा पीटना बंद किया और अपने गुस्से को शांत करने लगा और बालकनी में चला गया। उसका दिमाग आज बहुत खराब था और आव्या का ऐसे उसे इग्नोर करना उसके गुस्से को और बढ़ा दिया था। आव्या नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। अर्थ उसे देखकर बालकनी से आया और वो बोला, तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, व्हाई? अभी कहती है, तुमने मेरे कॉल रिसीव किए? अर्थ अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहता है, आव्या इट्स नॉट ए जोक। और तुम कहाँ गई थी जो रात के 12 बजे आ रही हो? आव्या ने 2 टूक जवाब दिया, मैं बताना जरूरी नहीं समझती। अभी ने चिढ़कर जवाब दिया। वो अर्थ के फोन ना उठाने से नाराज हो गई थी। अब अर्थ को पता तो नहीं था कि उसकी बीवी उसके कॉल ना रिसीव करने से और फोन को स्विच ऑफ कर देने से नाराज हो गई है। अर्थ ने कहा, आव्या बताना जरूरी नहीं समझती का क्या मतलब है? और तुमने जीपीएस ट्रैकर क्यों हटाया? मैं तुम्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा था। इतनी रात तक तुम बाहर क्यों थी? क्या कर रही थी? आंसर मी, और प्लीज साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना। मुझे तुम्हारा 2 टूक जवाब नहीं सुनना है। अभी ने हेयर ड्रायर ऑफ किया और रखते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझ पर नजर रखे। और तुमने जीपीएस ट्रैकर क्यों लगाया? आई एम नॉट अ क्रिमिनल, इसलिए क्वेश्चन तो मैं तुमसे भी कर सकती हूँ कि तुमने मेरे फोन में जीपीएस ट्रैकर क्यों लगाया और तुमने मेरे फोन का पासवर्ड कैसे खोला? वो भी अपनी जिद पर अड़ते हुए कहती है। अर्थ एक गहरी सांस लेकर कहता है, आव्या लिसन, तुम्हारी हरकत ही ऐसी है कि मुझे जीपीएस ट्रैकर लगाना पड़ा। अभी उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए कहती है, सीरियसली मेरी हरकत है? मैंने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसके लिए तुम्हें मेरे फोन पर जीपीएस ट्रैकर लगाने की जरूरत पड़ गई? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारी इस तरह मुझ पर कंट्रोल करना। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से चलूंगी, जिसे तुम ऑपरेट करोगे। और मुझसे ऐसे बेतुके सवाल पूछना बंद करो। वो कबर्ड की तरफ बढ़ने लगी। अर्थ को उसका इस तरह कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभी ने ना उसे एक्सप्लेनेशन दिया और ना ही कोई जवाब, उल्टा उसे ही सुना दिया। वैसे ही अर्थ गर्म दिमाग का था। उसके ऐसे बिहेवियर ने उसके गुस्से को हवा देने का काम किया। अभी ने कबर्ड का डोर ओपन ही किया था। अर्थ ने झटके से उसका आर्म पकड़कर अपनी तरफ पलटा और धक्का दिया। उसकी पीठ कबर्ड से टकरा गई। अभी कहती है, पागल हो गए हो क्या? ऐसे कौन बिहेव करता है? आर यू मैड? अर्थ उसके कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, आव्या यू आर माय वाइफ, तुम्हें आंसर देना होगा। तुम कहाँ थी? तुमने मेरे कॉल इग्नोर क्यों किए? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारे इतने सारे कॉल देखकर,
और तुम यहाँ पर जवाब देने के बजाय मुझे ही टोंट मार रही हो। आव्या कहती है, सीरियसली जब मैंने कॉल किया तो तुम्हें रिसीव करना चाहिए था, पर तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। तुमने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया। मैंने भी तुमको उसका जवाब दिया। और प्लीज हाँ, टिपिकल हस्बैंड की तरह मुझ पर शक करना बंद करो। तुम्हें ब्लफ नहीं कर रही हूँ जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। अर्थ झल्लाते हुए कहता है, मैंने पूछा भी नहीं कि तुम मुझे ब्लफ कर रही हो या फिर चीट कर रही हो। मैंने पूछा इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी। उसके कंधे पर अपने हाथों से प्रेशर दिया। अभी को अपने कंधे पर दर्द महसूस होने लगा था। वो उसके हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, अर्थ पुलिस की तरह इंटरोगेशन बंद करो। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो और तुम्हें क्यों जानना है कि मैं इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी? पूछ तो मैं भी तुमसे सकती हूँ, तुम हॉस्पिटल डॉक्टर बनकर क्यों गए थे? जब ये अर्थ ने सुना, उसके हाथ की पकड़ अभी के कंधों पर से ढीली पड़ गई। अभी उसके चेहरे के भावों को रीड करते हुए कहती है, इसका मतलब मेरा शक सही था। वो कोट पहनकर तुम हॉस्पिटल गए थे। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। एक पल के लिए तो तुमने मुझे भी बेवकूफ बना दिया था। अब बताओगे हॉस्पिटल में क्या करने गए थे? अर्थ ने उसके कंधों को छोड़ दिया और दूसरी तरफ चेहरा करके कहता है, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता और तुम ना जानो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। अभी उसे अपनी तरफ पलटते हुए कहती है, मेरा जवाब भी यही है। मैं भी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, अंडरस्टैंड? इसलिए मेरी जासूसी करना बंद करो। मैं कोई लुटेरी दुल्हन नहीं हूँ जो तुम्हें लूट कर चली जाऊंगी, जो इस तरह मुझ पर नजर रखे हुए हो। अर्थ उसके कंधों को दोबारा पकड़कर उसे कबर्ड से सटाते हुए कहता है, सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुम आव्या मल्होत्रा नहीं हो? जब आव्या ने ये सुना, आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। अर्थ ने उसके कंधों को छोड़ा और अपने एक हाथ से आव्या के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, आई न्यू इट, यू आर नॉट आव्या मल्होत्रा। अब मैं इसका क्या मतलब समझूं? तुम मेरी जिंदगी में किसी और की आइडेंटिटी लेकर आई हो, वो भी किसकी? आव्या मल्होत्रा की, जिसने मेरे भाई को सुसाइड करने पर मजबूर किया था। तुम्हें नहीं लगता बीवी, अब तुम्हें मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी बता देनी चाहिए? मुझे पता है तुमने मेरे जैसे दिखने वाले कयामत के बारे में पता लगा लिया है। दैट्स ग्रेट। मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगा कि तुम वो जो समझते हैं वो हो ही नहीं। मुझे पता है मेरे डैड और चाचू को पता है कि तुम कौन हो। आव्या उसे धक्का देकर दूर करके कहती है, अब जब पता चल ही गया है तो पता लगा लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इतने स्मार्ट तो हो ना। अर्थ ने आव्या को देखा जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी। वो कहता है, वही तो पता लगा नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम हो कौन और मेरी लाइफ में आने का तुम्हारा क्या मोटिव है। इतना कहते ही अर्थ ने उसकी कमर को पकड़कर खुद से चिपका लिया। अभी उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटाते हुए कहती है, लीव मी। अर्थ ने उसे देखा जो उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटा रही थी। वो कहता है, आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, बट मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए अपने हाथ पैर मारना बंद करो। अभी ने उसे गुस्से में देखा, मानो जैसे कह रही हूँ तुम्हें जान से मार दूंगी। अर्थ ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो और वो कहता है, नहीं बीवी, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए ऐसा सोचना बंद करो, ओके? और अच्छी बीवी की तरह अपनी आइडेंटिटी मुझे बता दो, बिकॉज मेरे पार्टनर को लगता है कि तुम मुझे मारने आई हो। मुझे उसे गलत भी तो साबित करना है। अभी ने उसे हैरान होकर देखा और कहा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? कुछ भी बकवास कर रहे हो। अर्थ उसके गाल पर अपनी होठ रखते हुए कहता है, मतलब मुझे मारने नहीं आई हो। अभी अपने चेहरे को दूर करते हुए कहती है, मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करो। अर्थ कहता है, तुम अपनी आइडेंटिटी बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके होठ उसके गर्दन पर आकर हरकतें करने लगे। अभी कहती है, पागल हो गए हो? अपने डैड और चाचू से पूछ लेना। अर्थ ने उसके कॉलर बोन पर बाइट किया। अभी की पकड़ अर्थ के कंधे पर कस गई। अर्थ कहता है, सीरियसली तुम्हें लगता है कि मेरे डैड और चाचू मुझे बता देंगे? तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें पता चल जाएगा? मेरे बारे में अभी तो सिर्फ तुम्हें पता है ना। उसके बाद अर्थ ने अभी को देखा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाकर कहा, अच्छी बीवी की तरह उम्मीद करता हूँ तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं, ओके बीवी? ये कहकर अर्थ मुस्कुराया। अभी को उसकी मुस्कुराहट से बहुत इरिटेशन हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी कहती है, ठीक है, प्लीज लीव मी। अर्थ कहता है, अपनी आइडेंटिटी बताओ, इतना छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को बताऊंगा, आई प्रॉमिस, क्योंकि तुम्हारे बारे में जानने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। सो प्लीज बीवी बताओ, हु आर यू? आव्या को ओमकार जी और तेज जी की बातें याद आई। अपनी आंखें बंद करके बोली, आव्या प्रजापति। अर्थ ये सुनकर कहता है, आगे? अभी अपने दांत पीसते हुए कहती है, आगे क्या जानना है तुम्हें? ये सुनकर अर्थ कहता है, तुम्हें नहीं लगता इन्फॉर्मेशन अधूरी है? अभी चिढ़ते हुए कहती है, और क्या अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे? अर्थ कहता है, वो तो तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है या फिर नहीं। अभी कहती है, आई एम अंडर कवर एजेंट, जिसे तुम्हारे डैड का केस दिया गया है। अर्थ ने जब ये सुना तो वो आव्या के चेहरे को देखने लगा और कंफर्म करने के लिए कहता है, तुम सच बोल रही हो? आव्या ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, नहीं, इतनी देर से मैं झूठ बोले जा रही हूँ।
अर्थ उसके गुस्से को देखकर मुस्कुराया और उसके होठों को किस करने लगा। आव्या उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अर्थ ने तो जैसे उसे ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। आव्या ने उसके होठों को काट लिया। अर्थ उसे दूर होकर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहता है, वाइल्ड कैट। अभी उसे दूर करते हुए कहती है, पता चल गया ना मैं कौन हूँ। अगली बार मेरे साथ ऐसा करने से पहले सोच लेना। अर्थ की नजरें उसके गले से होते हुए नीचे जाने लगी। अभी को उसका ऐसे देखना बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद को देखा, अर्थ से छूटने के चक्कर में उसका बाथरोब कंधे से थोड़ा हट गया था और जिससे उसका गला डीपली दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से उसे ठीक करते हुए उसे घूर कर देखने लगी। अर्थ कहता है, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अब मैं किसी और की बीवी को तो नहीं देख रहा हूँ, अपनी बीवी को देख रहा हूँ। इसमें इतना घूरने की क्या जरूरत? अभी उसकी बेशर्मी देखकर हैरान रह गई थी। अर्थ ने आगे कहा, वैसे भी मैं तुम्हें अच्छे से देख चुका हूँ। अभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना पैर उठाया और अर्थ के टांगों के बीच मारना चाहा, पर अर्थ उससे ज्यादा स्मार्ट था। उसने जल्दी से उसके पैर को पकड़ लिया और वो पैर पकड़ते हुए कहता है, क्या करने जा रही थी तुम? आर यू क्रेजी? अभी गुस्से में चिल्लाई, यू बास्टर्ड, आई विल किल यू, मेरा पैर छोड़ो। अर्थ ने उसके पैर को छोड़ दिया। जैसे उसने उसका पैर छोड़ा, उसने उसके पेट में दूसरे पैर से किक मारा। अर्थ ने अपना पेट पकड़ लिया और बोला, अब आर यू क्रेजी? अभी कहती है, किसने कहा था तुम्हें ये सब बोलने के लिए? अर्थ कपकपाते हुए कहता है, सच ही तो कहा था, इसमें मैंने क्या झूठ कहा? मैं तुम्हें देख चुका हूँ, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे बैक साइड से नीचे कमर में तिल भी है। अभी ये सुनकर उसे हैरान होकर देखने लगी, क्योंकि उसे सच में पता नहीं था कि उसके बैक वेस्ट में तिल भी है। उसे अर्थ की बेशर्मी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाकर बोलती है, अगर तुमने और कुछ भी बोला ना, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी मैं। अभी ड्रेसिंग टेबल का सामान पकड़कर अर्थ की तरफ फेंकने लगी। अर्थ बचने की कोशिश करते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? तुम किसी भी एंगल से कोई एजेंट नहीं लग रही हो। मुझे तो एक पागल लड़की नजर आ रही हो जो पागल खाने से भाग कर आई है। ये सुनकर अभी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसके पास गई और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे पागल कहा? अर्थ कहता है, और नहीं तो क्या, पागल ही लग रही हो। उसने उसे जोर से धक्का दिया। अर्थ सीधे बेड पर गिर गया, पर उसने अभी के बाथरोब का फीता खींच लिया था, जिसकी वजह से उसका बाथरोब खुल गया था। अभी को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। अर्थ उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से बाथरोब से खुद को लपेट लिया और कहा, कमीने हो तुम। अभी कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसे अर्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्थ मुस्कुराते हुए कहता है, माय एजेंट वाइफ। अर्थ बेड पर लेट गया। वो कुछ सोचते हुए कहता है, अजीब बात है, इतनी आसानी से बता दिया मुझे। या फिर तुम्हें मेरे बारे में या मुझसे रिलेटेड कुछ ऐसा पता चला है जिसकी वजह से बता दिया। आई नो तुमने मेरे पूछने पर नहीं बताया है, बल्कि किसी के रिक्वेस्ट करने पर बताया है, पर किसके? वही अभी गुस्से में लाल पीली हो रही थी। वो कहती है, कमीने, हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? कोई इतना बेशर्म भी हो सकता है? मुझे आज पता चला, इसको गोली मार दूंगी मैं। अपने आप को समझता क्या है, इडियट। वो कपड़े पहनने के बाद बाहर आई और अर्थ पर एक नजर डाली और सोफे पर जाकर लेट गई। अर्थ ने उसे देखा। उसे सब समझ आ रहा था कि वो सोफे पर क्यों सो रही है। उसे बहुत हंसी आ रही थी। वो अभी को जानबूझकर ट्रिगर करते हुए कहता है, एजेंट वाइफ सोफे पर क्यों सो रही हो? इट्स योर अपार्टमेंट, योर रूम। अपने ही अपार्टमेंट में, अपने ही कमरे में तुम सोफे पर सोगी। अभी ने उसे आंखें तरेर कर देखा और दांत पीसते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, वरना बुलेट से तुम्हारी खोपड़ी उड़ाने में वक्त नहीं लगेगा। सही कहा, मेरा अपार्टमेंट, मेरा रूम, मैं कहीं भी सो, मेरी मर्जी। तुम तो बेड में सो रहे हो ना, चुपचाप सो जाओ। मुझे इसे ट्रिगर करना बंद करो, वरना मुझे अपने गन का ट्रिगर प्रेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे कुछ गलत कदम उठाने पर मजबूर मत करो। अर्थ ये सुनकर उसके कहने का मतलब समझते हुए भी कहता है, हैं? तुम क्यों अपनी जान दोगी? ये सुनकर अभी का पारा हाई हो गया। उसका मन कर रहा था कि यही अर्थ का एनकाउंटर कर दे, पर उसे ख्याल आया कि उसने गन तो पकड़ा ही नहीं था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने गन क्यों नहीं पकड़ा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर सोने की कोशिश करने लगी। अर्थ कहता है, आई नो तुमने अपनी रियल आइडेंटिटी इतनी आसानी से क्यों बताया। मुझे अच्छे से पता है, चाहे कुछ भी हो जाता तो मुझे कभी कुछ पता चलने नहीं देती। वैसे भी मेरे इतना पता लगाने के बावजूद भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, और तुमने शायद मेरे बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है। हो सकता है डैड ने तुम्हें बताया। वैसे भी वही तो तुम्हें लेकर आए हैं। उन्होंने ही तुम्हें कहा होगा कि तुम अपनी रियलिटी मुझे बता दो। तुम्हारे हिसाब से तो मैं तुम्हारे मिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हूँ। तुम्हें लगता होगा ना मैं कभी कभी बच्चों जैसे रिएक्ट करता हूँ। उसने अभी को देखा जो अब सो चुकी थी और उसे अर्थ की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मतलब अर्थ इतनी देर से खुद से ही बातें कर रहा था। वो उठकर उसके पास गया और उसको उठाकर बेड पर ले आया और सुलाने लगा। अभी करवट बदलकर सो गई। अर्थ ने उसे देखा और उसे ब्लैंकेट उठाकर बालकनी में चला गया। उसने अपना फोन तो तोड़ दिया था। वो सिगरेट जलाकर उसके कश लेते हुए सोचने लगा। स्विट्जरलैंड में जहां अभी रात के 9 बज रहे थे, स्विट्जरलैंड के ज्यूलियस सिटी में कुछ लोग अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। वो सभी एक कमरे में थे और अंधेरे में एक इंसान चेयर पर बैठा हुआ था। वो कहता है, यू कांट गेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ गर्ल, ऑल ऑफ देम आर यूजलेस। वो इंसान उन पर बुरी तरह से चिल्लाया। उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। उस आदमी ने उन लोगों के हेड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर दे मारा और चिल्लाकर कहता है,
गेट आउट एंड डोंट शो योर फेस अंटिल यू ब्रिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसकी आवाज सुनकर वो लोग जल्दी से वहां से उठकर भाग गए। तभी उनके जाते ही एक लड़का वहां आया। उसने उन लोगों को भागकर जाते हुए देख लिया था। उस लड़के के आने के बाद उस इंसान ने उससे पूछा, हु डिड दिस? वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, नो बॉस, आई डोंट नो हु डिड इट, बट दैट मिनिस्टर इज हाइडिंग समथिंग। वो इंसान ये सुनकर उस लड़के को देखता है और उसकी तरफ एक फोटोग्राफ बढ़ाते हुए कहता है, ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील। यू फाउंड आउट अबाउट दिस गर्ल, नाउ पीटर। वो लड़का पीटर जो उसका असिस्टेंट था, वो उस फोटोग्राफ को लेकर देखते हुए मन में सोच रहा था, लगाओ ये पता, लगाओ वो पता, लगाओ बस यही पता लगाना है। अब इनसे एक लड़की की इन्फॉर्मेशन भी पता नहीं लग पा रही है। ये आदमी ना बस चिल्लाना चाहता है। इसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि इंडिया में उनके गैर कानूनी धंधों पर ताला लग रहा है। पता नहीं ये इंसान चाहता क्या है। जब देखो तब अंधेरे में बैठा रहता है। अंधेरे में पता नहीं उसकी आंखें जलती है या फिर उसे अंधेरे से कुछ ज्यादा ही प्यार है। उसने अपना सिर झटका और कहा, ओके बॉस। फिर वो वहां से निकल जाता है। उस आदमी ने किसी को कॉल किया और कहा, या किल हिम, इट्स नन ऑफ माय यूज। सिंह मेंशन के अंदर का दृश्य। सुबह कोसी जी कहती है, भाभी दोनों कब घर आएंगे? सिया जी कहती है, आज आ जाएंगे, आई थिंक दोपहर तक तो आ ही जाएंगे, अभी आव्या ने खुद कॉल करके बताया है। साक्षी जी कहती है, मैं क्या सोच रही थी, दोनों को आने के बाद हनीमून के लिए भेज देते हैं। आप क्या कहती है दीदी? ये सुनकर राइमा जो ब्रेकफास्ट कर रही थी, सिया जी और साक्षी जी को घूर कर देखने लगी। सिया जी कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा, उन दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा। एक काम करते हैं, उन दोनों को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेज देते हैं। दादी जी कहती है, एक बार उन दोनों से भी तो पूछ लो कि उन्हें स्विट्जरलैंड जाना है या फिर कहीं और जाना है। ये सुनकर आनित कहता है, अरे लेडीज, भाई ने प्लान कर रखा होगा ना, आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी उन दोनों को देखकर नहीं लगता कि वे लोग कहीं हनीमून पर जाने के मूड में होंगे। आई मीन अभी तो भाई का दिल टूटा है, इतनी जल्दी वो थोड़ी ना संभल जाएंगे और हनीमून पर चले जाएंगे। दादी जी कहती है, तू अपने मुंह को बंद ही रखा कर, जब भी बोलता है उल्टा ही बोलता है। अब बीच में वो अंतरा कहाँ से आ गई? आनित ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी दादी, अब से अपना मुंह बंद ही रखूंगा। अंतरा का नाम सुनकर अविका, जो चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसके हाथ रुक गए थे। निवी ने आनित के पैर को नीचे से जोर से मारा। आनित दर्द से कलपते हुए निवी को देखा। निवी ने अविका को देखने का इशारा किया। आनित ने देखा कि अविका रोने की हालत में आ गई है। आनित मन में कहता है, हमारे घर में बस यही एक इमोशनल फूल है। उफ, ये दी भी ना, पता नहीं उस रुनाल में क्या दिखाई देता है जो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो गई, सबसे लड़ाई कर ली। अभी उसका सच जानकर भी देवदास का लेडी वर्जन बनी हुई है। प्लीज रोना मत। अविका ने अपना ब्रेकफास्ट छोड़ दिया और चली गई। सब आनित को घूर रहे थे। आनित बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, अब मेरी क्या गलती है, जुबान फिसल गई। साक्षी जी कहती है, हाँ, हमेशा से तेरी जुबान फिसलती रहती है, हमेशा का यही बहाना होता है। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हुआ है और तू उसे याद दिला। ऐसी वो अर्थ से भी ज्यादा बेवकूफ है। अगर रुनाल ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी तो वो उसके लिए पागल है। ये सुनकर आनित मन में कहता है, उफ, जब से अहम भाई गए हैं तब से मैं अकेला हो गया हूँ। सब मुझे ही ब्लेम करते हैं। ये निवी भी कभी मेरी साइड नहीं लेती, बस मेरी क्लास लगवाने में लगी रहती है। अभी के अपार्टमेंट के अंदर का दृश्य। अर्थ अभी तक सोया हुआ था। अभी मिरर के सामने रेडी हो रही थी। वो अपनी साड़ी की प्लेट्स बना रही थी, पर उसे देखकर लग रहा था कि उससे बनने वाला नहीं है। वो माथा पच्ची कर ही रही थी। वो खुद से ही कहती है, इतने दिनों से बन तो रहा था, आज क्या हो गया है? शायद ऐसे नहीं ऐसे। वो फिर से बनाने लगी, पर उससे बन नहीं रहा था। वो परेशान हो गई थी। वो परेशान होकर चिल्लाई, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्थ अपनी आंखें मीचते हुए उठाकर कहता है, सुबह सुबह ऐसे चिल्लाकर मेरी नींद स्पॉइल क्यों कर रही हो? इतना बोलकर वो वापस सोने लगा। अभी कहती है, चुपचाप सो जाओ और हाँ, दोपहर में उठ जाना, सिंह मेंशन जा रहे हैं। ये सुनकर अर्थ उठ जाता है और कहता है, हाँ, पर क्यों? तुम्हारी चोट ठीक कहाँ हुई है? अभी जिसका ध्यान प्लेट्स बनाने में था, वो कहती है, क्यों, मेरे अपार्टमेंट में हमेशा के लिए रहने का इरादा है? अर्थ कहता है, हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है, पर तुम जाने की बात कर रही हो, मुझे तो आधिपत्य के बारे में जानना है। अभी कुछ नहीं कहती। आधिपत्य सच में अहम ही है, मेरी गट फीलिंग कहती है। तुम्हें क्या लगता है? तुम तो एजेंट हो, हर चीज को नोटिस करती हो। अभी कुछ नहीं बोली। उसका ध्यान प्लेट्स बनाने में था और वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। अर्थ ने उसे देखा और उसकी नजर अभी की कमर पर पड़ी। वो प्लेट्स बनाने में बिजी थी और उसकी कमर दिखाई दे रही थी। उसने अपने बालों को अभी जूड़े में समेट रखा था। साड़ी की प्लेट्स बनाने के चक्कर में उसे अर्थ का कोई ख्याल नहीं था। अर्थ की नजरें उस जगह जाकर रुक गई जहाँ उसके बैक साइड वेस्ट में तिल था। उसको अब उसकी नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने मिरर में अर्थ को देखा जो उसकी कमर को घूर रहा था। अभी ने झट से प्लेट्स बनाना छोड़कर अपनी साड़ी के पल्ले से अपनी कमर को छिपा लिया और उसकी तरफ पलटकर थोड़े गुस्से से कहा, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अर्थ ने उसके चेहरे पर आए शर्म को नोटिस कर लिया था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ही यहाँ पर ऐसे मेरे सामने साड़ी पहन रही हो, फिर नजरें तो तुम पर फिसलेगी ना, इसमें मेरी क्या गलती? अभी उसे घूर कर देखते हुए कहती है, बकवास बंद करो और अगर उठ गए हो तो बाथरूम में जाओ। अर्थ कहता है, साड़ी क्यों पहन रही हो? जब तुमसे बन नहीं रहा है कुछ और पहन लो, घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी ने अर्थ को देखा और कहा, एक ही है ये, दूसरा कोई एथनिक वियर नहीं है। अर्थ कहता है,
ऐसे ही आ गई थी और अभी से क्यों पहन रही हो? शॉपिंग पर चलते हैं, दोपहर में जाना है ना। वो उठकर उसके पास आया। अभी जिसने अपने दोनों हाथों में अपनी साड़ी को पकड़ रखा था, वो कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर अर्थ कहता है, आज सुबह सुबह मेरा मन मीठा खाने को कर रहा है, तो उसी के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अभी चिल्लाकर कहती है, स्टॉप इट, मुझे ऐसे बिना ब्रश किए किस करने का सोचा भी तो। और पीछे हटने लगी और अपने ही साड़ी में उलझकर पीछे की तरफ धड़ाम से गिर गई और करहाने लगी। अर्थ उसे देखने लगा। अर्थ ने उसे उठाया और कहा, तुम्हें खा नहीं जाता मैं, अब अपनी कमर में चोट लगा ली ना। अभी दर्द से कलपते हुए उसके सीने पर अपना चेहरा छिपाते हुए कहती है, सब तुम्हारी गलती है, ऐसे कौन करता है? अर्थ ने उसे बेड पर उल्टा लेटने में हेल्प की और उससे कहा, रुको मैं मूव लेकर आता हूँ। कहाँ रखा है तुमने फर्स्ट एड किट? अभी कहती है, कबर्ड में नीचे के ड्रॉर में होगा। अर्थ जल्दी से गया और फर्स्ट एड किट बॉक्स से मूव लेकर आया और अभी ने जो अपने पल्ले को अपने कमर पर लपेट रखा था उसे हटाने लगा। उसकी उंगलियों की छुअन से उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो उसे रोकते हुए कहती है, अब रहने दो। अर्थ कहता है, पागल मत बनो आव्या, बाद में ज्यादा पेन होगा। अभी कहती है, होने दो। अर्थ कहता है, तुम एजेंट कैसे बन गई? वो कुछ सोचकर बोली, तुम्हें इससे क्या? ठीक है, पर तुम टच मत करना। अर्थ को समझ नहीं आया। वो गुस्से में कहता है बट क्यों? उसने उसे डपटते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, पड़ोस की आंटी मत बनो। अर्थ कहता है, ठीक है, कहाँ पेन हो रहा है? अभी ने उसे बताया। फिर अर्थ ने मूव लगा दिया और कहा, ठीक हो जाएगा, चुपचाप रहो ऐसे ही। इतना कहते ही वो रुक गया और फिर बाथरूम में चला गया।